हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। थोड़ा एक दिन डिले हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तीन टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज जियोलॉजिक हाइड्रोजन एज अ फ्यूचर फ्यूल, है ना। तो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम जियोलॉजिक हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि जो फ्यूचर फ्यूल जैसा काम करेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में अगले साल होने वाले प्रीलिम्स के लिए, इस साल होने वाले मेंस के लिए, दोनों के लिए ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकेंड टॉपिक इज कैट बॉन्ड। कैट बॉन्ड जो है अचानक से मेंस में आ जाए ये जरूरी नहीं है। प्रीलिम्स में ये बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में, मेंस में इकोनॉमी से ज्यादा इसको आप यूज कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट में। डायरेक्टली कैट बॉन्ड पे क्वेश्चन आएगा ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बट कैट बॉन्ड को, कैट मतलब कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मतलब डिजास्टर, डिजास्टर बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, लोन जैसा। तो इसको आप यूज कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर्स में लिखने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा ही, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही मेंस में, क्योंकि सिलेबस में है और उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो आप समझो कि ये एक एडिशनल पॉइंट है जो स्टैटिक के अलावा आप करंट अफेयर्स का मेंशन कर सकते हो। तो इसीलिए इस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज माइंडिंग द मिनरल गैप। मिनरल्स के बारे में, क्रिटिकल मिनरल के बारे में तो मतलब पूरा चल ही रहा है। पूरा एक दो साल से मैं बहुत सारे टॉपिक्स क्रिटिकल मिनरल के ऊपर ले चुका हूँ। तो इंडिया का जो मिनरल गैप है, जितना रिक्वायर्ड है और जितना है हमारे पास, तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है क्रिटिकल मिनरल के ऊपर आपको मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। यूपीएससी एपीएससी दोनों में प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था क्रिटिकल मिनरल के ऊपर, मेंस में भी देखने के लिए मिल जाए। अब हम लोग ये करने वाले हैं, कमेंट करने वाले करो कि आप क्या नए वर्ड्स आप लोगों ने सीखा, आज क्या क्या नया वर्ड सीखा, क्या क्या नया कीवर्ड सीखा। ये सारा आप यहाँ पे क्या करो, कमेंट करो। ठीक है। जियोलॉजिक हाइड्रोजन एज फ्यूचर फ्यूल, द एडिटोरियल एक्सप्लोर्स नेचुरल और वाइट गोल्ड हाइड्रोजन, जिसको नेचुरल हाइड्रोजन बोलते हैं उसी को वाइट गोल्ड हाइड्रोजन भी बोलते हैं। A geologically produced geocarbon energy source and examines its promise, extraction method, cost, global interest, especially in India। कि जियोलॉजिकल हाइड्रोजन, जिसको आगे से हम लोग वाइट और गोल्ड हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जीरो एनर्जी कार्बन एनर्जी सोर्स से कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या कॉस्ट आएगा, और फ्यूचर में ग्लोबल इंटरेस्ट खासकर इंडिया के लिए क्या, कैसे ये इंपॉर्टेंट होगा। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू आसाम ट्रिब्यून। ठीक है, तो एपीएससी में आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन अपील एंड प्रोडक्शन चैलेंज। हाइड्रोजन स्टैंड्स आउट एज एन आइडियल जीरो कार्बन फ्यूल। जीरो कार्बन फ्यूल है वहां पे, जीरो कार्बन मतलब हाइड्रोजन जलाओगे तो उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में कार्बन है ही नहीं। नहीं है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन जलाओगे, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो H2O मिल जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर फ्यूल जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फ्यूचर फ्यूल प्रमोट किया जाएगा सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो, मीथेन का एमिशन नहीं हो। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो, क्लाइमेट चेंज नहीं हो, पानी बने, पानी को भी यूटिलाइज कर लो। ठीक है, तो फायदा ही फायदा है। हाउएवर, ऑन अर्थ नियरली ऑल हाइड्रोजन इज बाउंड अप इन कंपाउंड। हाइड्रोजन फ्री नहीं मिलता। नाइट्रोजन N2 फ्री मिलता है, बट हाइड्रोजन फ्री नहीं मिलता, कंपाउंड्स में बना रहता है। कंपाउंड जैसे CH4, ठीक है, मीथेन, कंपाउंड्स जैसे पूरा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी एक साथ होगा, कार्बन भी एक साथ होगा। कुछ भी पेट्रोल डीजल कुछ भी आप यूज कर रहे हो, वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या उसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्री हाइड्रोजन जो है, फ्री हाइड्रोजन बस 0.55 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट्स में 0.55 पार्ट जो है, 1 मिलियन पार्ट में 0.55 पार्ट जो है वो फ्री हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। एटमॉस्फेयर मतलब जैसे एटमॉस्फेयर में जितना पार्ट गैस का है, तो अगर 1 मिलियन पार्ट गैस का होता है, उसमें 0.55 पार्ट गैस का आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। दैट इज वेरी लेस, लेस 0.000 समथिंग परसेंट आ जाएगा। टुडेज डोमिनेंट प्रोडक्शन रूट्स। अब हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं, एक होता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। स्टीम मतलब वाटर हो गया H2O, मीथेन मतलब CH4 हो गया। इनको इनको यूज करके हाइड्रोजन निकालते हैं अलग से, उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। क्योंकि इससे H2 और CH4 के यूज से ऑब्वियस बात है, H2 इसमें है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकलेगा, बस कार्बन भी है।
कार्बन भी ऑक्सीजन भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट होता है, इसलिए इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, कार्बन एमिट हो रहा है, कार्बन को अगर कैप्चर कर लिया जाए तो उसको ब्लू हाइड्रोजन के नाम से बोलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? H2O, पानी। पानी को ही इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ दो, H2 अलग O अलग, तो अगर पानी को हम इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ देते हैं, H2 अलग O अलग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। बट H2O को कैसे तोड़ोगे? तोड़ने के लिए अलग से एनर्जी चाहिए। अलग से जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, तब ग्रीन हाइड्रोजन बोलोगे आप, है ना। मान लो सोलर एनर्जी वगैरह, मान लो H2O तोड़ने के लिए आप कार्बन वाला एनर्जी यूज कर रहे हो, है ना, कोयला जला रहे हो तब H2O तोड़ रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? H2 निकाल रहे हो क्लीन एनर्जी, लेकिन उसके लिए पुअर एनर्जी को जला रहे हो, तो फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हम लोग बनाए जिसमें H2O को अलग अलग करें विदाउट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, $7 पर किलोग्राम, तो इतना हेवी कॉस्ट होगा, तो हमारा एनर्जी जो है वो अफोर्डेबल नहीं होगा। अफोर्डेबल नहीं होगा तो फिर उसको यूनिवर्सल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अफोर्डेबल नहीं बना पाएंगे, यूनिवर्सल नहीं बना पाएंगे। ग्रे हाइड्रोजन का प्रोसेस क्या है? स्टीम रिफॉर्मिंग। ठीक, स्टीम को यूज करके हम लोग जो हाइड्रोजन बनाते हैं नेचुरल गैस मतलब CH4 से, तो उसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। और उसी में होने वाला अगर कार्बन को अगर कैप्चर कर लिया जाए, कार्बन को बाहर नहीं जाने दिया जाए, तो उसको हम ब्लू हाइड्रोजन बोल देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज होगा, इलेक्ट्रोलिसिस H2O अलग अलग किया जाएगा, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन। बट यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो इन तीनों हाइड्रोजन की बात नहीं करने वाले हैं, रादर नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं, जिसको व्हाइट हाइड्रोजन भी बोलो या गोल्ड हाइड्रोजन भी बोलो, जो अर्थ के सब सरफेस पे होगा। अर्थ के सब सरफेस में एबायोटिक बायोटिक प्रोसेस से निकलने वाला, रॉक्स के लेयर में ट्रैप्ड हाइड्रोजन, रॉक्स के लेयर में, है ना। दो अगर परमिएबल रॉक्स वगैरह हैं उनके अंदर, या इम्परमिएबल में हैं, तो उनके अंदर हाइड्रोजन जो ट्रॉप रहता है, कई बार मीथेन ट्रैप्ड रहता है, तो उन उन हाइड्रोजन को निकालना है। इसका कॉस्ट काफी कम आएगा, $1 to $2 आएगा पर केजी, कॉम्पिटिटिव विद ग्रे ब्लू हाइड्रोजन एंड चीपर देन ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट उतना ही आएगा जितना हमारा कॉस्ट जो है ग्रे हाइड्रोजन का पड़ता है या ब्लू हाइड्रोजन का पड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन से तो काफी कम आएगा। तो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन क्या है? बस कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना नहीं निकलना, उसी से ये ग्रे ब्लू वो सब डिफाइन होता है, या ग्रीन डिफाइन होता है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि कॉस्टली है, ग्रे ब्लू कॉम्पिटिटिव है, और अगर व्हाइट भी कॉम्पिटिटिव हो जाता है तो व्हाइट हाइड्रोजन में भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, तो हमारा बहुत सारा जो क्लाइमेट से रिलेटेड कंसर्न है वो एड्रेस हो रहा है। अदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्क्वाइज हाइड्रोजन, पिंक पर्पल हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन भी किससे निकलता है? इलेक्ट्रोसिस से, बट उसमें एनर्जी कौन सा यूज करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रीन और पिंक में सिर्फ और सिर्फ क्या पर्पस है, फर्क है? ग्रीन में रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हो, पिंक में आपका न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हो। ठीक है, अब ये जितने टाइप का हाइड्रोजन है सब प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। ब्लैक हाइड्रोजन, उसको गैसिफाई करने से, जो कोयले को गैसिफाई करते हो, कोयला को सीधे गैस बना दो, उससे जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको बोलते हैं ब्लैक हाइड्रोजन, क्योंकि कोयला से बन रहा है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इसमें। टॉर्कवाइज हाइड्रोजन, पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस मतलब होता है, देखो यहाँ पे, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन को हीट करते हैं, हाइड्रोजन को, मीथेन को हीट करते हैं, CH4 को, और उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन होता तब तो कार्बन से मिलकर CO बनता या CO2 बनता, वो बन ही नहीं रहा है ना? अलग से मान लो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से हीट कर रहे हैं उसको, ठीक है, ऑक्सीजन वैक्यूम चेम्बर में हीट कर रहे हैं, तो इससे ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अलग होगा, ठीक है, और सॉलिड कार्बन अलग हो जाएगा कोयला जैसा, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्क्वाइज हाइड्रोजन बोलते हैं। येलो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस विथ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना मिक्स कार्बन इंटेंसिटी के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? येलो हाइड्रोजन बोलते हैं। हिस्टोरिकल डिस्कवरीज एंड इंडस्ट्री एक्टिविटी। हिस्टोरिकल डिस्कवरी क्या है? बुर्कबागू, माली, माली 1987, ड्रिलिंग हिट अ नेचुरल H2 रिजर्वायर दैट बर्न्ड ब्लू फॉर वीक्स। ड्रिलिंग अगर यहाँ पे हो रहा था तो नेचुरल हाइड्रोजन का रिजर्वायर जो हुआ वो क्या हो गया? हिट हो गया, है ना, जो वीक्स तक ब्लू 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 जलने लग गया था उस टाइम पे। तो ब्लू जल रहा है तो उससे लग रहा था कि ये काम आ सकता है, एनर्जी का काम आ सकता है। 2007 में माली कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स ने उसी वेल को यूज किया टू पावर अ विलेज, फाउंडिंग द फर्स्ट हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन कंपनी 2007 में बना। यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे का एस्टिमेट ये बोलता है कि देखो, नेचुरल H2, नेचुरल हाइड्रोजन जो ग्राउंड के अंदर दबा हुआ है, जैसे कि
इसमें से निकला था, वो 6.2 ट्रिलियन टन है। इतना है जो सेंचुरीज के कंजम्पशन के लिए इनफ है। सेंचुरीज मतलब एक सेंचुरी नहीं, सेंचुरी में भी 500 ईयर्स 1000 ईयर्स के कंजम्पशन के लिए इनफ है। अब सोचो 500 ईयर्स का अगर हम लोग ग्रीन ग्रीन एनर्जी यूज करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं हो रहा है, मीथेन एमिट नहीं हो रहा है ना, तो हमारा क्लाइमेट चेंज और बाकी चीजों पर क्या कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। स्टार्टअप बूम, 40 companies since 2020 backed by major investor pursuing pilot project and field trial। पायलट प्रोजेक्ट और फील्ड ट्रायल कर रहे हैं। जूलॉजिकल जनरेशन मैकेनिज्म, सब सरफेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो सब सरफेस पे मौजूद है, सरफेस के जस्ट नीचे मौजूद है ना, उसको क्या किया जाता है, सरपेंटाइजेशन। सरपेंटाइजेशन मतलब वाटर जब रिएक्ट करता है आयरन रिच रॉक्स के साथ, पानी को देखो जैसे आयरन रिच रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एक प्रोसेस होता है ना, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने का। रेडियोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं, H2O है ना, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को हीट किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। तो ये सब मेथड होता है, जियोलॉजिकल मेथड होता है ना, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड होता है। दीज प्रोसेस रेप्लेनिश हाइड्रोजन एट डेप्थ। जब भी ये प्रोसेस हम लोग करते हैं तो डेप्थ में हाइड्रोजन जो है वो बढ़ता है। कुछ भी मिनरल निकालने के लिए, कुछ भी मिनरल निकालने के लिए हमें सरपेंटाइजेशन मतलब वाटर को भेजना पड़ता है। जैसे आयरन को निकालना है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आयरन को वाटर से रिएक्ट कराना पड़ता है। वाटर जब जा रहा है तो H2O जा रहा है ना, उसमें H2 जा रहा है ना, तो हमने बहुत सारा ऐसे H2 भेज के, रेडियोलिसिस भेज के, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन करके हमारा हाइड्रोजन को हमने और ज्यादा रेप्लेनिश किया हुआ है डेप्थ में। ठीक है, अगर हम केयरफुली मैनेज करें तो नेचुरल हाइड्रोजन कुड बिहेव एज रिन्यूएबल रिसोर्स, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह हमारा काम करेगा। ग्लोबल अकरेंस एंड इंडियन प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल अकरेंस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको, यूएस में कंसास रीजन में मिलेगा, टर्की, यूरोप, ओमान, साउथ कोरिया, कनाडा, कोलंबिया, हर जगह आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। इंडियन प्रोस्पेक्ट क्या है, क्रेटोनिक बेल्ट्स, धारावाड़ रीजन, सिंहभूम रीजन, देखो ये सब जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। ओफिलियाइट कॉम्प्लेक्स, हिमालयन और अंडमान में भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, यहाँ शिलोंग वाले रीजन में। सेडिमेंट्री बेसिन्स में बिंदयान, गोंडवाना, ये सब आप रीजन पढ़ते हो, पूरा ज्योग्राफी में आप ये रीजन पढ़ते हो। ठीक है, तो अभी मैं रीजन्स को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या है, माइक्रोबियल एसेस टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन रिच फॉर्मेशन। हाइड्रोजन रिच जो फॉर्मेशन है उसके लिए माइक्रोबियल का क्या करना चाहिए, एसेस करना जरूरी है। इम्प्लीकेशन फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन, डीकार्बनाइजेशन हार्ड टू अबेट सेक्टर, डीकार्बनाइजेशन करेंगे हार्ड टू अबेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल स्टील जो बनता है, हैवी ट्रांसपोर्ट, उसको डीकार्बनाइज करेंगे हाइड्रोजन जब भी आएगा तो। एनर्जी सिक्योरिटी हाइड्रोजन से इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास और ज्यादा आएगा। टेक्निकल चैलेंज क्या है, रिसोर्स क्वांटिफिकेशन, क्या क्या रिसोर्स चाहिए होगा हाइड्रोजन को निकालने के लिए, उसको असेस करना, रिजर्वायर वॉल्यूम्स देखना, ड्रिलिंग एंड वेल इंजीनियरिंग का मेंटेनेंस करना, डेवलपिंग हाइड्रोजन रेसिस्टेंस केसिंग एंड प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कोरोजन। माइक्रोबियल कोरोजन को क्या करना, प्रिवेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्पेशलाइज्ड पाइपलाइंस बनाना, कंप्रेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सब बनाना। एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स करना, मॉनिटरिंग सब सरफेस प्रेशर चेंज एंड लीक प्रिवेंशन, है ना, सब सरफेस प्रेशर चेंज एंड लीक प्रिवेंशन करना। लीगल फ्रेमवर्क, स्टैब्लिशिंग ओनरशिप राइट को स्टैब्लिशिंग करना, परमिट करना प्रोसेस को, टैक्सेशन मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर ए नेसेंट इंडस्ट्री, नेसेंट इंडस्ट्री के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड भी यूज करेंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एम्ड एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, यूसेस के लिए एंड एक्सपोर्ट के लिए, है ना, जो कि डीकार्बनाइजेशन पे फोकस करेगा, क्लीन एनर्जी अडॉप्शन पे फोकस करेगा, फॉसिल फ्यूल के डिपेंडेंसी रिड्यूस करने में फोकस करेगा। यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था, 4 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ था। इसका मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बजट कितना है, 19,744 करोड़ जो है इसका बजट है। ठीक है, ये है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने 2023 में ही लेके आए थे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का काम क्या है, इंडिया को एज अ ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब डेवलप करना, हमारा कार्बन एमिशन कम करना, क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन कराना, इंडिया को सेल्फ रिलायंस कराना, इंडिया का लीडरशिप हो ग्रीन हाइड्रोजन में, टेक्नोलॉजी में और मार्केट में। ये मिशन पुराना है, इसको बस बैकग्राउंड के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इस मिशन का फीचर क्या था, हाइड्रोजन का डिमांड क्रिएट हो, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बने इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, पाइपलाइन, टैंकर, स्टोरेज फैसिलिटी, रिसर्च हो उसके ऊपर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन आए। ये सब करने से हमारा ग्रीन हाइड्रोजन
डेवलप होगा, है ना। तो अभी क्या है, टेक्निकल चैलेंजेस, रेगुलेटरी चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमें क्या करना होगा, अनलॉक करना होगा, ठीक है, तो जाके हमारा काम हो पाएगा। और ये हाइड्रोजन पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच रखता है, पूरे एनर्जी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। सेकंड टॉपिक जो है कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड। कैटास्ट्रॉफ मतलब कि कुछ भी डिजास्टर आने वाला है, कुछ भी हैजार्ड आने वाला है ना, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, उससे रिलेटेड बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज अ बॉन्ड, बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग, इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड, जिसको लोग खरीदते हैं, है ना, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी ने बॉन्ड निकाला, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाला, है ना, 1 लाख रुपए का बॉन्ड, तो उस पर वो गवर्नमेंट क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, 6%, 8%, 5%, जो भी। तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं या बॉन्ड पेपर कहते हैं। तो अब ये कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड है। कैटास्ट्रॉफ मतलब कैटास्ट्रॉफ से रिलेटेड बॉन्ड है, ठीक है, डिजास्टर से रिलेटेड बॉन्ड है। तो ये कैसे काम करेगा ये समझते हैं। जब भी डिजास्टर होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, और डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफ का जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे फ्लड से रिलेटेड हो, चाहे साइक्लोन से रिलेटेड हो, चाहे अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है राइज हो रहे हैं। तो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड क्या करेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा लाइट कर देता है ना, जब भी ऐसे कैटास्ट्रॉफ आते हैं तब, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस एंड डेट। इंश्योरेंस भी होगा इसमें और डेट भी होगा, दोनों को कंबाइन कर रहा है, हाइब्रिड सिक्योरिटी मिलेगा, ठीक है। कैट बॉन्ड्स कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड डेट कवरिंग डिजास्टर कवरेज इनटू अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। डिजास्टर कवरेज को एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, यहाँ पे डिजास्टर कवरेज को ट्रेडेबल मतलब कि जिसको ट्रेड किया जा सके, रिस्क को ट्रांसफर किया जाएगा। गवर्नमेंट का रिस्क होता है, पैसे खर्चा करना गवर्नमेंट का रिस्क होता है, बट वो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बॉन्ड इशू करेगी, और बॉन्ड इशू करेगी उसको प्राइवेट पार्टीज इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे। खरीदेंगे कब, अगर अगर मान लो रिस्क, अगर मान लो कैटास्ट्रॉफ नहीं आया, डिजास्टर नहीं आया, या आया और बहुत कम आया, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड मेजर से कम आया, 3 अर्थक्वेक, 4 रेक्टर स्केल पे अर्थक्वेक, 5, कुछ वैसा अर्थक्वेक आया, है ना, कुछ भी थ्रेशोल्ड रखा जा सकता है ये बनाते समय, उससे कम आया, तो इनको पैसा मिलता रहेगा, इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इनका इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा इनको, और वो भी मिलता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलता रहेगा। बट मान लो अगर कैटास्ट्रॉफ आया और बहुत हेवी आया, फिर क्या होगा, फिर इनका पैसा जो है बॉन्ड वाला पैसा वो यूटिलाइज किया जाएगा। तो एक तरह से इंश्योरेंस और डेट दोनों का फीचर कंबाइन हो रहा है। पैरामेट्रिक ट्रिगर्स, पे आउट आर ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड मेट्रिक। क्वेक मैग्नीट्यूड और साइक्लोन, विंड स्पीड इंश्योरिंग फास्ट क्लियर डिसीजन एंड लोअर काउंटर पार्टी रिस्क। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड जो होता है और साइक्लोन का जो स्पीड है वो इंश्योर करेगा फास्ट क्लियर डिसीजन एंड लोअर काउंटर पार्टी रिस्क को। स्मार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स। की टर्म्स क्या है, बॉन्ड, बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आपको बता दिया। कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड क्या है, इंश्योरेंस भी है, बॉन्ड भी है। प्रिंसिपल कहाँ से आएगा, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड, बॉन्ड में जो अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाता है उसको प्रिंसिपल। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको कूपन रेट बोल देते हैं। और ये पैसा एक स्क्रू अकाउंट में जाएगा, गवर्नमेंट वो बॉन्ड इशू कर रही है ना, इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्ट कर रहा है, बीच में एक होगा, पर बीच में एक थर्ड पार्टी होगा, थर्ड पार्टी स्क्रू अकाउंट में वो पैसा रहेगा। मान लो अगर वो पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा तो शायद फायदा इन्वेस्टर्स को नहीं हो, इन्वेस्टर के पास रहेगा तो हो सकता है डिजास्टर में काम नहीं आए। तो एक सेफ जगह पे थर्ड पार्टी में ये पैसा रखा जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रू अकाउंट बोलेंगे। हेज फंड, ये एक इन्वेस्टमेंट फंड और बाकी हेज फंड की तरह रहेगा, ठीक है। सम इन्वेस्ट इन कैट बॉन्ड टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आपने लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एफडी कर रखा है, फिर उसके बाद आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है, आपने अलग अलग फंड कर रखे हैं। तो ये हेज, ये भी क्या है, एक तरीका है अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने का। डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क मिनिमाइज होता है और आपका गेन्स जो है वो मैक्सिमाइज होता है। पेंशन फंड, जो पेंशन में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो आप नेशनल पेंशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क पूलिंग, ये एक मेथड है रिस्क को पूल करने का। अगर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तो बहुत सारा पैसा जमा होगा, तो ठीक है, डिजास्टर के टाइम पे यूज भी होगा, तब भी बहुत बच जाएगा, और वो सारा पैसा लोगों को इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा। अब कैट बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट मान लो इसको इशू कर रही है, एक इंटरमीडियरी रहेगी जिसके पास स्क्रो अकाउंट रहेगा, वो मैनेज करेगी इंटरमीडियरी। तो गवर्नमेंट प्रीमियम पे करेगा, इंटरेस्ट कौन पे करेगा, कूपन कोड कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, है ना। इंटरेस्ट कौन पे करेगा, मेन पैसा कौन लगाएगा, जो बॉन्ड खरीदेगा वो लगाएगा। बीच में क्या है, बीच में इंटरमीडियरी है जो कि स्क्रू अकाउंट में पैसा रखेगा। अगर डिजास्टर हुआ,
डिजास्टर हुआ तो फंड को रिलीज कर दिया जाएगा, डिजास्टर नहीं हुआ तो जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको प्रिंसिपल भी मिलेगा और साथ में पैसा इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। अब आप सोच रहे होगा कि इसमें रिस्क है तो ये क्यों पैसा लगाएगा, क्योंकि इसमें इसमें जो है इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा इसलिए पैसा लगाएंगे। इशूअर कौन है? टिपिकली सॉवरेन गवर्नमेंट जो है वो इशूअर होगा, इशू इशू करने वाला। इंटरमीडिएरीज कौन है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब क्या है, इस पे इंश्योरी रहेंगे। रिस्क फंडिंग, गवर्नमेंट पे प्रीमियम, गवर्नमेंट प्रीमियम पे करेगा। बॉन्ड प्रिंसिपल क्या रहेगा? इंश्योर्ड रहेगा, वो इसको अकाउंट में रहेगा। डिजास्टर होने पे फंड को रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज इन्वेस्टर का पैसा सिक्योर है, इन्वेस्टर को पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। वाई इन्वेस्टर शुड क्रिएट इंक्लूड कैट बॉन्ड, अब इन्वेस्टर क्यों करेंगे? इन्वेस्टर का डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का एक मेथड है जिसको बोलते हैं मार्कोविट्ज स्टाइल, तो उसमें उनका फायदा होता है, जितना डाइवर्सिफाई करके रखते हैं उनका रिस्क कम होता है। इसमें यील्ड जो है, यील्ड मतलब क्या होता है? बेनिफिट जो है वो 1-2% बाकी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मिलेगा। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पेंशन फंड मैनेज करते हैं, वेल्थ फंड मैनेज करते हैं, हेज फंड, वो खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। सिंस द इंसेप्शन अबाउट $180 US बिलियन US कैट बॉन्ड में इशू हो चुका है। $50 बिलियन ऑलरेडी एक्टिव है जो कैट बॉन्ड में है। अब इसका रिस्क क्यों है? क्लाइमेट रिस्क को मिनिमाइज करेगा इंडिया और उससे रिलेटेड, है ना। इंडिया नीड फॉर कैट बॉन्ड, हमारा इंश्योरेंस कवरेज कम होता है लोगों का, पॉपुलेशन का। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हम अपने घर का इंश्योरेंस करा के रखते हैं? नहीं। गाड़ियों का इंश्योरेंस मजबूरी में कराते हैं। लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हैं? नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखते हैं? नहीं, बहुत कम लोग करा के रखते हैं। तो हमारा जो रिस्क कवरेज जो है बहुत ज्यादा, घर के लिए तो कोई इंश्योरेंस करा के रखता भी नहीं है, तो इंश्योरेंस कवरेज हमारा बहुत कम है। उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? कैट बॉन्ड हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। पब्लिक के फंड मतलब गवर्नमेंट फंड को प्रोटेक्ट करेगा। उस टाइम पे गवर्नमेंट को सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहना है ना। फंड जो है, जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो फंड यूज कर लेंगे। लेवरेज क्रेडिट स्ट्रेंथ, क्रेडिट स्ट्रेंथ जो होगा वो बढ़ेगा हमारा। क्विक रिलीफ मिलेगा, पैसा पहले से रहेगा, डिजास्टर के टाइम पे तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोएक्टिव मेजर्स, इंडियाज एनुअल 15,000 रुपी करोड़ डिजास्टर फंड कैन रिड्यूस बॉन्ड प्रीमियम्स, हमारे पास इतना डिजास्टर फंड पहले से ही है तो हमारा बॉन्ड का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब हम एक पूरे साउथ एशिया में एक कैट बॉन्ड को लॉन्च कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इस पूरे साउथ एशिया में डिजास्टर का रिस्क ज्यादा है। ठीक है, मिटिगेशन ट्रैक रिकॉर्ड, इंडिया एलोकेट्स अप्रोक्सीमेटली $1.8 बिलियन एनुअली 21-22 से डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। आसपास हर कंट्री में, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आए, नेपाल में अर्थक्वेक आए, हम लोग पहुंचते हैं एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो हम पैसा तो खर्च कर ही रहे हैं, तो हम कैट बॉन्ड करके भी पैसा खर्च कर सकते हैं। रीजनल बॉन्ड जो है हमारा, साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है, कंट्री कंट्री कोऑपरेशन जो है, बायलैटरल कोऑपरेशन जो है वो भी आगे बढ़ेगा, सॉफ्ट पावर भी आगे बढ़ेगा। ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, इंडिया सॉवरन रेटिंग, इंडिया का जो गवर्नमेंट का रेटिंग है, जैसे आपका सिविल रेटिंग होता है, वो भी आगे बढ़ेगा। इंडिया एक फाइनेंशियली स्टेबल भी होते जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, अगर कैट बॉन्ड को अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया, उसके फीचर्स को अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया, तो ये फ्लॉ हो सकता है। मान लो कैट बॉन्ड में मेंशन है कि 6.6 अर्थक्वेक के ऊपर ही पैसा डिसबर्स किया जाएगा, तो 6.5 अर्थक्वेक पे भी पैसा डिसबर्स नहीं होगा, भले ही लोगों का डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, तो क्या हुआ। प्रीमियम वर्सेस वैल्यू, इवन इफ नो डिजास्टर अकर्स द स्पॉन्सर एक्सपेंड्स फंड फॉर कवरेज, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डिजास्टर नहीं होगा तब भी स्पॉन्सर जो है फंड को यूज कर दे। डिसीजन मेकर मस्ट कंपेयर एनुअल डिजास्टर एड कॉस्ट वर्सेस कैट बॉन्ड प्रीमियम, है ना। मान लो कि हमारा एनुअल डिजास्टर कॉस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 20,000 करोड़, ठीक है, और कैट बॉन्ड में हमारा आ रहा है 25,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करना पड़ रहा है, तो इससे फायदा ही क्या होगा? नहीं होगा। अगर इससे 5,000 करोड़ में काम चल जाए तो फिर हमारा इससे फायदा है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग इसको हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज जो लोग भी इसको काम करेंगे उससे ट्रस्ट जो है इरोड होता है। कहने का मतलब ये कैट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो ठीक बात है, बट कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें कैलकुलेशंस करने होंगे, इसमें पैरामीटर्स ठीक बिठाने होंगे, तो जाके सबका फायदा हो पाएगा। कंक्लूजन क्या है? कैट बॉन्ड्स एक इनोवेटिव मेथड है ना, विद पैरामेट्रिक ट्रिगर्स दे इंश्योर रैपिड लिक्विडिटी एंड बजट स्टेबिलिटी इन द आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के आफ्टरमैथ में रैपिड लिक्विडिटी एंड बजट स्टेबिलिटी को लेके आते हैं। फॉर इंडिया एंड इट्स रीजनल लेवर्स, a jointly issued South Asian catastrophe bond could improve financial resilience, इंडिया के लिए और रीजनल लेवल्स के लिए एक ज्वाइंटली इशू किया हुआ साउथ एशियन कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड जो होगा वो इंप्रूव कर सकता है फाइनेंशियल रेजिलियंस को।
ड्राइव डाउन इंश्योरेंस कॉस्ट, हमारे इंश्योरेंस कॉस्ट को डाउन कर सकता है। रॉबस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट आर्किटेक्चर को बना सकता है। तो हमारा इससे क्या होगा, पूरे इंडिया का और एशिया का, साउथ एशिया का फायदा होगा। थर्ड टॉपिक जो हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, माइनिंग द मिनरल, मिनरल गैप। मिनरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में और हमेशा के टाइम में। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, अब जो वर्ल्ड चल रहा है रेयर अर्थ मिनरल, क्रिटिकल मिनरल के ऊपर चल रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, वो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर चल रही है। इसी से रिलेटेड हमने क्वाड में, ग्लोबल मिनीलैटरल ग्रुपिंग्स जो है हमारी क्वाड, वहां पे मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप किया है ना। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्वाड के अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस इसके मेंबर है। उसके अंदर हमने क्या किया, मिनिमल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। दिस इज पर्टिकुलरली क्रूशियल अमिड द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना। क्रिटिकल मिनरल के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये बहुत ही क्रूशियल इनिशिएटिव था। Recently, the Quad foreign minister launched the critical mineral initiative to secure and diversify mineral supply chain vital for clean technology. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, उसको लॉन्च किया गया था 2022 में, टू फैसिलिटेट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करने के लिए क्रिटिकल मिनरल में, टू प्रोजेक्ट टू हेल्प बिल्ड मोर सिक्योर, डाइवर्स एंड सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, सो दैट कि हम सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को बना पाए। मेंबर्स कौन है? इट इंक्लूड्स 14 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विद कलेक्टिवली अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। जो 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी के लिए अकाउंट करता है। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया है? 2023 में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये देखो पूरा यूरोपियन, ये देखो यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे यूएस है, ये कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन है और इसकी कुछ कंट्रीज अलग से, इंडिया हो जाएगा, यूएस के एलाइज हैं, यहाँ पे साउथ कोरिया हो जाएगा, यहाँ पे जापान हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया है ना, यूरोपियन यूनियन, यूएस, कनाडा। ये क्लोज नेट ग्रुप है जिसपे यूएस ट्रस्ट करता है, जिसमें 14 कंट्रीज वही हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे करके ये 14 कंट्रीज भी हो सकता है आगे आपको एग्जाम में पूछ लिए जाए, है ना। तो आपको अगर नहीं भी पता है तो आप सोच सकते हो रशिया, ऑस्ट्रिया, चाइना वाइना, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज का तो खास लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज का लॉजिक नहीं है सप्लाई चेन को रिलीजेंट रखने के लिए। क्रिटिकल मिनरल के बारे में हमने बहुत बार समझा है, तो बेसिक्स मैं फिर से बता दूं। ये मिनरल्स वैसे मिनरल्स हैं जिनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे नेशनल सिक्योरिटी आएगा। जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर स्पेस, इन सब के लिए क्रिटिकल मिनरल जरूरी होते हैं। ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्पफुल होंगे कि हम CO2 वाली एनर्जी से क्लीन एनर्जी में जाएं। हमारा ओवर डिपेंडेंस बहुत सारी कंट्रीज पे है, चाइना वाइना पे, उसको हमें कम करना है। और सप्लाई का रिस्क है, कुछ भी कोविड वोविड कुछ भी आ गया तो सप्लाई का रिस्क हो जाता है। तो इन सब को लेके हम मिनरल्स को क्रिटिकल बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो मिनरल्स देख रहे हो, ये 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया हुआ है, जिसमें ग्रेफाइट भी है, जिसमें निकल भी है, जिसमें कॉपर भी है। कॉपर तो आपको कॉपर की वायर्स मिलती हैं, जिसमें कोबाल्ट भी है, जिसमें बिस्मथ भी है, जिसमें टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिर्कोनियम, सेलेनियम, कैडमियम। तो क्या इन सबको रटना है? नहीं, एक दो बार तो आपको देख के याद रखना पड़ेगा। लिथियम तो ऑब्वियसली रहेगा, एक दो बार तो आपको इनको देखना पड़ेगा, भले ही आप रट्टा नहीं मानो। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि एक दो बार आपको इनको देख के रखना पड़ेगा, है ना। अगर देख के क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे सीधे सीधे दे दिया जाए 4 मिनरल्स और पूछ दिया जाए कि बताओ ये क्रिटिकल मिनरल है कि नहीं है। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या है? अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और सप्लाई का रिस्क है तो वो क्या बन जाता है? क्रिटिकल मिनरल बन जाता है। यूएस का फॉरेन पॉलिसी, यूनाइटेड स्टेट्स ने देखो मिनरल रिच रीजन पे अपना प्रभाव बढ़ाया। देखो ऊपर से देखो, ये यूएस जो है ना, कनाडा को बोल रहा था, कनाडा को बोल रहा था यूएस में शामिल हो जाओ, और यूएस का 51th स्टेट बन जाओ, क्योंकि कनाडा के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, है ना। ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल है। यूक्रेन में वो रशिया को के अगेंस्ट में यूक्रेन को सपोर्ट करता है, बदले में उसको रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता है। चाइना विल्स इन्फ्लुएंस बाय रेयर अर्थ मिनरल। चाइना के पास डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंस है, वही जीत रहा है रेयर अर्थ में। डोमेस्टिक पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है यूएस में, वहां भी रेयर अर्थ मिनरल का एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन बढ़ा है। क्लियरेंस फास्ट हो रहा है कि फटाफट क्लियरेंस होके एक्सप्लोरेशन के काम में यूएस लग गया है ना। रेयर अर्थ मिनरल्स की या क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। कोबाल्ट जो है वो कॉन्गो में मिलता है, निकल जो है इंडोनेशिया कंट्रोल करता है। रेयर अर्थ में चाइना का 66% शेयर माइनिंग में, माइनिंग मतलब जमीन खोद के निकालने में है, और 90% उसको प्रोसेस करके यूज लाइक बनाने में है। लिथियम डोमिनेटेड बाय ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड चाइना। लिथियम को कौन डोमिनेट करता है? ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड चाइना। प्रोसेसिंग बॉटलनेक्स, चाइना डोमिनेट्स प्रोसेसिंग ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, रेयर अर्थ एंड अदर क्रिटिकल मिनरल।
मोनोपोली चाइना का है ईवी सेक्टर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में, है ना। तो चाइना देखो, ये चाइना के साथ इतने सारे मिनरल जो हैं वो सब चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी वियतनाम के साथ वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम, कॉन्गो के साथ कोबाल्ट, साउथ अफ्रीका के साथ प्लेटिनम, ठीक है, ब्राजील के साथ नायोबियम, ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक बात है। रशिया के साथ पैलेडियम, ये सब जुड़ा हुआ है। बाकी चाइना के साथ बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल जुड़ा हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट क्या है? ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवी, सोलर, विंड, सबके लिए मिनरल चाहिए। ईवी यूज 6 टाइम मोर मिनरल देन कन्वेंशनल व्हीकल्स, उसमें मिनरल्स ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए ईवी का प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलेगा आपको। ऑफ शोर विंड प्लांट्स कंज्यूम 9 टाइम्स मोर मिनरल देन फॉसिल फ्यूल। ऑफ शोर, ऑफ शोर मतलब जो आपके नदी के या फिर समुद्र के बाहर है, मतलब अंदर है, ठीक है, वहां पे विंड प्लांट जो होगा वो 9 टाइम्स ज़्यादा उसको मिनरल चाहिए होता है फॉसिल फ्यूल, कोयला वेला वाले प्लांट के कंपैरिजन में। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा, सब मिनरल पर डिपेंड करेंगे। कॉपर पे कंडक्टिविटी के लिए, डेटा के लिए, लिथियम पे, कोबाल्ट पे, निकल के लिए, बैटरीज के लिए, ये सब बैटरीज चाहिए ना, डेटा सेंटर्स चाहिए ना, तो ये सब जो है उस पर ही डिपेंड करते हैं। इंडिया ने इसी के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है, 2025 में ही लॉन्च किया, ये भी हम पहले समझ चुके हैं, है ना। टू एस्टैब्लिश a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. Under this mission, the Geological Survey of India has been tasked with conducting 1,200 exploration projects from 2024-25 to 2030-31। हम लोग एक्सप्लोरेशन क्रिटिकल मिनरल का कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल में हम लोग क्या करेंगे? मिनरल प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे जहां मिनरल को प्रोसेस किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को रिसाइकल किया जाएगा, क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स किया जाएगा। Integrate chapters on critical minerals in existing bilateral trade agreement, regulatory and financial support. The mission will streamline regulatory approval and other financial incentive for mineral exploration and development. Mineral exploration and development के लिए हम regulatory and financial support को maintain रखेंगे। The need for strategic mineral partnership. Strategic mineral partnership क्यों चाहिए? Weak domestic ecosystem. अंडर एक्सप्लोर्ड रिजर्व, हमारे रिजर्व जो है वो अंडर एक्सप्लोर्ड है, लेट स्टार्ट हुए हैं, है ना। इंडियन फर्म्स लैक कैपिटल एंड एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, हमारे पास कैपिटल की भी कमी है और एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज की भी कमी है, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क रहता है कई बार, ठीक है। बायलेटरल अग्रीमेंट जो है हमारे अर्जेंटीना के साथ, जाम्बिया के साथ, टारगेट एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग वाइल डील विद यूएई, यूएस, यूके फॉर प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। इनके लिए प्रोसेस और रिसाइकलिंग, माइनिंग करने के लिए अर्जेंटीना और जाम्बिया। विदाउट सिक्योर मिनरल इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट रिस्क बिकमिंग स्टैंडर्ड एसेट। अगर मिनरल्स ही नहीं आएगा तो प्रोसेस किस चीज का करेंगे? तो प्रोसेस उस चीज का करेंगे जब मिनरल आएगा, तो मिनरल चाहिए और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हमें चाहिए। मिनीलेटरल क्लब बनाया हम लोगों ने, क्वाड में, है ना, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया हम लोगों ने, ठीक है। फॉरेन एक्सपर्टाइज जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान का कटिंग एज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इन सबको हम लोग यूज कर रहे हैं। ज्वाइंट एफर्ट हेल्प डी रिस्क इंडियन इन्वेस्टमेंट। ज्वाइंट एफर्ट से क्या होगा? इंडियन इन्वेस्टमेंट को डी रिस्क किया जा सकेगा। इंडिया के लिए रिस्क क्या है? अवॉइडिंग अनइक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया रिस्क बीइंग सीन एज मियरली अ प्रोसेसिंग और ट्रांजिट हब, है ना। इंडिया के पास रिस्क है कि एक प्रोसेसिंग और ट्रांजिट हब जैसा नहीं देखे, वाइल वैल्यू एडेड एक्टिविटीज शिफ्ट टू डेवलप्ड कंट्री। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो है वो डेवलप्ड कंट्री पे शिफ्ट हो। मस्ट नेगोशिएट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, R&D इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब मस्ट है। गार्जियन अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट गार्जियन है। पॉलिटिकल चेंजेस, ट्रम्प पॉलिसीज कैन डिसरप्ट ट्रेड एंड रिसोर्स शेयरिंग। इंडिया मस्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन एंड रॉबस्ट एक्सेस टर्म। रिस्क क्या है? अलाइनमेंट विद डोमेस्टिक गोल्स। हमारा डोमेस्टिक गोल जो है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उस सबके साथ सेल्फ रिलायंस, क्रिटिकल मिनरल को हमें अलाइन करके ले आना है। पार्टिसिपेशन इन क्लब्स इनेबल कॉम्प्लायंस विथ ESG। क्लब्स जो हैं, जो हम लोग क्लब्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स में घुस रहे हैं, वो हमारा इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा। ग्लोबल साउथ के साथ हम चैंपियन करेंगे, है ना। पूरे ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं उसमें अफ्रीका के साथ टाइज, अभी मोदी जी घूम घूम के आ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हम टाइज अपने बेहतर कर रहे हैं। इंडिया कैन पुश फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, साइंटिफिक सॉवरेनिटी। देखो ये सॉवरेनिटी आप पढ़े हो, साइंटिफिक साइंस में भी हमें सॉवरेनिटी चाहिए, बाकी कंट्रीज पे, चाइना वगैरह पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़े। एंड फेयर ग्लोबल नॉर्म्स, और ग्लोबल नॉर्म्स को हमें फेयर करना है। यही सब तो कंक्लूजन में लिखोगे। कई बार आप बोलते हो ना सर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? इंडिया कैन पुश फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, साइंटिफिक सॉवरेनिटी एंड फेयर ग्लोबल नॉर्म्स। ग्लोबल नॉर्म्स क्या हो? फेयर हो, है ना। इंडियाज एंगेजमेंट इन मिनरल मिनीलेटरल, क्वाड और MSP इज एसेंशियल टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई
रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना, अचीव ग्रीन टेक्नोलॉजी एम्बिशन। तो ये हमें अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, नेशनल इंटरेस्ट को, सबको बैलेंस करके चलना होगा। इंडिया शुड अचीव दिस विदाउट बिकमिंग एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब किसी और से हम पैसा या मिनरल्स खींचे नहीं, उनको भी सपोर्ट करें, और किसी रिलायंट पे, क्वाड वगैरह पे हम ओवरली रिलायंट नहीं रहे। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।